हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है सेकेंड सेमेस्टर के लिए सामाजिक विज्ञान की क्लास करने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न का आज अंतिम क्लास होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता से जो है हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए 8 क्लास हो चुके हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दो क्लास और लूँगा इसमें। और ये क्लास बहुत बड़े नहीं होते हैं, 20 से 25 मिनट के होते हैं। यानी कि लगभग जो है 3 घंटे में आपका जो है पूरा सामाजिक विज्ञान लगभग कवर हो गया है, सिलेबस के साथ, पिछले पैटर्न पे जितने भी प्रश्न आए हैं उसके साथ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप जो है बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास को देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय सेना, सॉरी ये सेवा नहीं है, सेना है। ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ठीक है, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए भारतीय सेना का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, जिसके हाथ में पूरी कमान होती है, वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन उनके पास ये मत समझिएगा कि सेनापति हैं तो जो भी अगर लड़ाई लगेगी तो सब जो है उनके हाथ में होता है कि वही जो है सब सेनाओं को भेज देंगे लड़ाई पे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो कार्यकारी अधिकार और उत्तरदायित्व तो होता है, वो भारत के प्रधानमंत्री और उनके चुने गए मंत्रिमंडल मंत्रियों में निहित होता है। मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जी जब तक जो है निर्णय नहीं लेंगे कि कितने कितने लोगों को भेजना है, कैसे क्या भेजना है, लड़ाई करनी कि नहीं करनी है, तब तक जो है राष्ट्रपति महोदय कुछ नहीं कर सकते। वो साइन करते हैं, लेकिन जो पूरी सेना का कमान जो पावर होता है वो जो है राष्ट्रपति के अंदर ही निहित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अन्य जानकारी भी थोड़ा देना जरूरी था, आपको दे दिए। अब देखिए, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, उसकी बात हो रही है, तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? पीटीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। इस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे और उसकी परछाया में आ जाता है। देखिए सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी उससे छोटी और चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा है। जब पृथ्वी आती है तो जब सूर्य के प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, जब पृथ्वी बीच में आती है, उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ऐसी तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। ठीक है, अभी चित्र में देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये चित्र है। अब देखिए पृथ्वी जो है बीच में आ गई है सूर्य और चंद्रमा के। ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है? पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब जो है चंद्रमा धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंशिक चंद्र ग्रहण। या इधर आएगा तो ये भी आंशिक चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसके परछाया में है, यानी कि इसके जो छाया बन रही है पृथ्वी की वजह से, जो छाया यहाँ तक बन रही है, अगर इसमें चंद्रमा जाता है तो उसे कहते हैं मांद चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं, पूर्ण, आंशिक और मांद। ठीक है, आपको सामने दिख रहा होगा कि ये सूर्य जो है और ये पृथ्वी है, इसके पीछे चंद्रमा आ रहा है, यानी कि इसकी छाया में छुप जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण करते हैं। सीधी लाइन में ये होता है, तभी जो चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पे हम लोग आते हैं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए मैं अति लघुत्तरीय हो, वस्तुनिष्ठ हो या लघुत्तरीय हो, मैं वैसे पढ़ाता हूँ कि आप जो है अगर वो प्रश्न लघुत्तरीय में भी बन के आए तो आप उसको कर ले जाएं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के या थोड़ा सा अधिक कंटेंट दे देता हूँ उसमें, या उससे हट के भी प्रश्न पूछा जाए तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी उसको कर लें, क्योंकि ये सब जो है आपके कोर्स से ही आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखता हूँ और आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ें तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ें कि ये हर जगह काम आए। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? बीटीसी 2016 में पूछा गया है। चीन द्वारा 20 अक्टूबर 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, यानी कि ये युद्ध जो है 1962 में हुआ था, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया था। इसी को जो है भारत चीन युद्ध कहते हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है,
उसमें जो है किसकी सरकार थी वहाँ पे? पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की। मैकमोहन रेखा के आसपास जो है उन्होंने आक्रमण किया था। 30 प्रश्न है इसमें, ठीक है, धैर्य बना के बैठिए और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इससे जो है बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। कम समय में कम समय में बहुत ज़्यादा, लगभग 20 से 22 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बीटीसी 2017 में पूछा गया। देखिए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये निचला निचला वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसको ऐसे काट दीजिए तो यहाँ पे जो है आपका भारत स्थित है, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो जिसका मुख्य भूमि जो है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच फैली हुई है, ठीक है। ये भारत के जो फैलाव है अक्षांश और देशांतर में, उसको हमने यहाँ पे नोट करा दिया है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपके कई बार, ये डायरेक्ट प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। हम 4 बता दे रहे हैं। देखिए, बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़ जो है चंदेलों क्या है? प्रसिद्ध नगर है। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए, ठीक है। जो राजपूत काल है उसके 4 प्रमुख कवियों के नाम बताना है। देखिए, तो पृथ्वीराज राजसो है, ठीक है। सॉरी, ये चंद्रबरदाई हैं, ठीक है, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राजसो लिखे हैं, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज राजसो इन्होंने लिखा है, ठीक है, पृथ्वीराज के बारे में था। हल्लायुद्ध, नयचंद सूरी, पद्मगुप्त, ये सब 4 क्या हैं? कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। भोज प्रबंध किसकी रचना है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। भोज प्रबंध किसकी रचना है? बीटीसी 2017 में पूछा गया। भोज प्रबंध जो है बल्लाल की रचना है। किसकी रचना है? बल्लाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। और ये प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बाद की प्रशंसा के में लिखा गया था, ठीक है। जो ये भी प्रश्न आता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके बारे में था, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के बारे में था। लिखा किसने था? तो लिखा हरिसेन ने था ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार डिस्कशन हो चुका है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 ईसा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य को विस्तार किया। पश्चिम मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, वाला क्षेत्र। उसने छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। उन्होंने क्या किया? जितने भी मतभेद वाले राज्य थे आपस में जो पैदा हो गए थे उसको क्या किया? फायदा उठाया और उन पर आक्रमण करके अपने राज्यों में मिला लिया। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था, और उसके मरने के बाद जो है यहाँ पे सल्तनत का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, आगे बढ़ाया था उसको। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2 मस्जिदों, दिल्ली में कौन बनाया था? कुव्वत उल इस्लाम, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया है, ठीक है। कहते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है 2.5 दिन में बन गया था, इसलिए उसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो कुव्वत उल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा जो है निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली कहाँ पे? दिल्ली में। और इसने शासन दिल्ली से नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, लाहौर से किया था। इसने शासन जो है भारत पर लाहौर से किया था, न कि दिल्ली से किया था। और कुतुब मीनार की नींव जो है दिल्ली में डाली थी। बाद में इल्तुतमिश ने भी बनवाया था उसको, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा जो है फिरोज तुगलक ने भी काम करवाया था कुतुब मीनार पे। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन था? ठीक है, तो सल्तनत काल में जो राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी था वो सुल्तान था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख को सुल्तान कहा जाता था। पूरे क्षेत्र का नियंत्रण उसके हाथ में था। सिंहासन पर बैठने के बाद पूर्ण शक्ति उसके हाथों में थी, ठीक है। सुल्तानी मुख्यतः
सेना का सर्वोच्च सेनापति भी वही था। सुल्तान कई प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता था, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था चाहे वो जमीन से मामले में हो, सेना के मामले में हो, प्रशासन के मामले में हो, सब जो है कौन देखता था? सुल्तान जो है प्रमुख होता था उसका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, ठीक है। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी का आकार जो है बदल जाता है, ठीक है। किस में बदल जाता है? देखिए, जो वी आकार की घाटी होती है वो बदल जाती है यू आकार में, लेकिन वी आकार की घाटी क्या होती है, यू आकार की घाटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। जो वी आकार की घाटी होती है वो हिम नदों की वजह से यू आकार में बदल जाती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, लेकिन थोड़ा क्या होता है वी आकार यू आकार, इसको भी देख लेते हैं। समय के साथ किसी नदी या जलधारा के कटाव से वी घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण होता है? वी घाटी का निर्माण होता है। इसे वी घाटी कहा जाता है क्योंकि घाटी का आकार वी के अक्षर के समान होता है। अभी मैं चित्र में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, यू आकार घाटी क्या होती है? ये ग्लेशियर द्वारा बनाई जाती है। ग्लेशियल घाटी, ग्लेशियल गर्त भी कहा जाता है इसको। धारा घाटी, जिसे हिमाच्छित कर दिया गया है, आमतौर पर एक विशिष्ट कैंटनरी क्रॉस सेक्शन के लिए यू आकार की घाटी होती है। देखिए कैसे, देखिए ये भी आकार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये भी आकार घाटी है, ठीक है। और आपको अभी जो है यू आकार की घाटी दिखा रहा हूँ, ये है आपका, देख सकते हैं चित्र में, ये है आपका यू आकार की घाटी, ठीक है। तो भी और यू आकार घाटी आप लोग देख चुके हैं, ये साफ आपको देखने को मिल जाते हैं खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। वाष्पीकरण पानी का जो है वाष्प में बदलना या किसी भी द्रव का वाष्प में बदलना, ठीक है। किसकी सहायता से? हीट एनर्जी की सहायता से। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जो है वाष्पीकरण कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है, ठीक है। वाष्पीकरण दो प्रकार के होते हैं, वाष्पन और क्वथन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। मूल अधिकार किस पर बल देता है? बीटीसी 2017 में पूछा गया है। देखिए, मूल अधिकार क्या है? जितने भी एक मानव के मूल अधिकार होने चाहिए जो कि स्वतंत्रता से पहले नहीं थे, जैसे जातिगत भेदभाव हो गया, छुआछूत हो गया, कहीं आना जाना हो गया, ठीक है, किसी बोलने का अधिकार हो गया, सब कुछ जो है आपके मूल अधिकार में दिया गया है, ठीक है। तो एक आदमी का जो बुनियादी अधिकार होता है, मानव का जो बुनियादी अधिकार होता है, वही मूल अधिकार पर दिया गया, ठीक है। तो मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया। जो एक इंसान का, जो एक मानव का बुनियादी अधिकार होना चाहिए, वही मूल अधिकार हमको डिफाइन करता है, वही मूल अधिकार हमको मिलता है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मुख्य रूप से श्रम और पूंजी, इस दो आधार पे बांटा जाता है, ठीक है। श्रम पे और पूंजी पे बांटा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? उद्योगों द्वारा किसी वस्तु या सेवा का निर्माण, ठीक है। उद्योग द्वारा किसी वस्तु या सेवा का निर्माण जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, उसे उत्पादन कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उद्योग जो है किसी वस्तु या सेवा का निर्माण कर रहा है जिससे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही है, या कुछ भी कोई भी आवश्यकता पूरी हो रही है, उसे उत्पादन कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तिका का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? सॉरी, देखिए, तो मेगास्थनीज क्या था? एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी जिसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी जिसमें मौर्य काल क्या मिलती है, जानकारी लिखी है, तो मिलती है। देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक को लिखा था, और ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, वो जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए, प्रथम द्वितीय के बारे में बात हो चुका है, तृतीय के बारे में बात कर रहे हैं। ये अशोक के संरक्षण में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति, ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? ठीक है, देखिए, चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य में शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं ने
करवाया था। देखिए 1 नंबर में प्रश्न आएगा तो आपको लिखना है सिर्फ कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। 2 नंबर में आएगा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, बस इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आपको देता हूँ कंटेंट कि आप लोग जो है अच्छे से वहाँ पे कर पाए, ठीक है, क्वेश्चंस को। तो 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक के बीच में जो है इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, बीटीसी 2018 में पूछा, ठीक है। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए, बीटीसी 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? काशी था और कन्नौज था, काशी और कन्नौज था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17वीं बार आक्रमण किया था, ठीक है। वो कौन सा मंदिर था, इसके बारे में बात हो रही है। तो वह मंदिर तो सोमनाथ का मंदिर था, ठीक है, गुजरात में जो कि स्थित है। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है, उस पर आक्रमण किया था 17वां बार। वहां से जो है बहुत ही धन को लूटा और लेके चला गया। मोहम्मद गजनवी ने प्राचीन भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था, ठीक है। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार हमला किया। 1000 से 1027 के बीच में 17 बार उसने हमला किया था भारत पर। आगे बढ़ते हैं, 22 पर आते हैं। सल्तनत कालीन राज्य के आय के 2 साधन लिखिए, बीटीसी 2018 में पूछा गया है। सल्तनत कालीन राज्य के आय के 2 साधन हैं, कृषि से आय और व्यापारियों पर टैक्स। ये सल्तनत काल के क्या थे? मुख्य आय के साधन थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। परतदार शैल के 2 उदाहरण लिखिए। परतदार शैल के 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको। अवसादी चट्टान के 2 उदाहरण कौन है? बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, कोयला है, डोलोमाइट है, सेल चट्टान है, संपीड़ है, लिग्नाइट है, आदि है, ठीक है। 2 उदाहरण पूछे हैं ना, मैंने कई बता दिया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, संपीड़ चट्टान या लिग्नाइट चट्टान, ठीक है। देखिए परतदार शैल जो होती है उसी को अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बीटीसी 2018 में पूछा गया है। देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। कौन है? नील नदी। ये लंबी की बात हो रही है तो नील नदी है, ठीक है। और पानी के फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन है? वो है अमेजन, ठीक है। नील नदी की लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है, यानी कि 4132 मील है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग की ओर पार करती है, उत्तर में भूमध्य सागर में जाकर उतर जाती है, यानी कि मिल जाती है। 24 पे आते हैं, प्रश्न संख्या। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं लिखना है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं जो है मुख्य रूप से भूकंप है, ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है। ये भी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के रूप में भी मिलता है देखने को, ठीक है। आंतरिक हलचल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। सूर्यताप किसे कहते हैं, ठीक है। सूर्यताप किसे कहते हैं? लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। जो छोटी तरंगे होती हैं उनको पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को, जो सूर्य का विकिरण होता है उसको क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। सूर्य पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सूर्यताप की मात्रा सूर्य से विकिरित ताप की मात्रा से बहुत कम होती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की से बहुत छोटी और या सूर्य से बहुत दूर है। यानी कि जो जितना भी अमाउंट सूर्य से निकलता है लगभग पृथ्वी से 1 लाख गुना बड़ा है सूर्य। जितना भी सूर्य विकिरण से निकलता है, पृथ्वी से सूर्य से निकलता है विकिरण, वो पृथ्वी पर बहुत ही छोटा अमाउंट पहुंचता है। उसके पीछे कारण क्या है कि एक तो बहुत दूरी है और दूसरा बहुत पृथ्वी सूर्य की अपेक्षा बहुत ही छोटा है, ठीक है। ज्वाल भाटा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ज्वाल भाटा से आप क्या समझते हैं बताइए। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वाल भाटा कहते हैं। देखिए जो पृथ्वी पर समुद्र है और सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है क्या होता है, पानी का जो ऊपर उठना समुद्र के पानी का और नीचे दबने को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा सागरीय जल के नीचे
गिरकर पीछे लौटने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की ने भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया था। ठीक है, बस इतना आएगा तो इतना ही आपको लिखना है 1 नंबर में, लेकिन थोड़ा 2 नंबर में था तो आप आगे बढ़ा के लिखिए। देखिए, संविधान सभा को बनाने में कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कुल 166 बैठकें हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 166 बैठक हुई थी। प्रेस और आम आदमी कुछ बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे। कुछ ही बैठक में प्रेस और आम आदमी यानी कि जो पत्रकार थे और आम आदमी थे, कुछ बैठकों में भाग ले सकते थे। याद रखना है सब पॉइंट। ठीक है, 2 नंबर में काम आएंगे। भारतीय नागरिकों को किन्हीं 2 मूल अधिकारों के नाम लिखिए। हम सारे मूल अधिकार बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, संविधान में मूल रूप से 6 मूल अधिकार है, पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार को बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको हम बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इतना अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बीटीसी 2018 में पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बीटीसी 2018 में पूछा गया है। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा था। यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर कहा था किसको? एम.एस. स्वामीनाथन साहब को। यानी हरित क्रांति के पिता भी कहा जाता है किसको? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की, चाहे किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है और आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमता माने गरीब और अमीर में बहुत ज़्यादा अंतर होना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता जो है क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं हैं। देखिए, इतने कम समय में इतने प्रश्नों को हम लेके आते हैं तो बहुत मेहनत लगती है भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।